नूरपुर के एक छोटे से गांव में राकेश नाम का एक अनाथ लड़का रहता था। बचपन में ही उसके माता पिता का साया उससे छिन गया था। न तो कोई परिवार का सहारा था और न ही जमीन जायदाद। वो एक कच्ची झोपड़ी में गुजारा करता था, लेकिन गांव में आई बाढ़ उस झोपड़ी को भी बहा ले गई। गांव का जमींदार अर्जुन सिंह एक दयालु इंसान था। उसने राकेश की बेबसी देखकर उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया और रहने के लिए दूसरी झोपड़ी भी दे दी। वक्त गुजरते गुजरते राकेश जवान हो गया, मगर आज भी वो वही जमींदार के खेत खलिहानों में काम करता था। अर्जुन सिंह को उस पर बेटे जैसा विश्वास था। राकेश बेटा, अब तो तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। उम्र भी हो चली है और घर में भी एक साथी होना जरूरी है। अगर तुम्हारी पत्नी आ जाएगी तो वो तुम्हारी कामकाज और घर गृहस्थी का ध्यान रखेगी। तुम्हारे खाने पीने की फिक्र भी वही करेगी। मेरी भी अब जवानी नहीं रही, कब भगवान बिला लें कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर तुम्हारी शादी होते देख लूं तो मुझे भी तसल्ली मिल जाएगी कि तुम अकेले नहीं हो। अरे सेठ जी, ऐसी बातें मत कीजिए। काश आपकी लंबी उम्र हो और मेरी उम्र भी आप पर चढ़ जाए। मेरे पास आपके अलावा कोई नहीं है। बचपन से ही माँ बाप का साया उठ गया था। उस वक्त से लेकर आज तक आपने ही मेरा सहारा बनकर मुझे संभाला है। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर भी चुका नहीं पाऊंगा। अरे बेटा, एहसान वहसान की बातें छोड़ो। मुझे ये बताओ, शादी का इरादा कब कर रहे हो? दुल्हन मैं ढूंढूं या फिर तुम्हारी नजर में पहले से कोई है? सेठ जी, फिलहाल मेरी नज़र में कोई लड़की नहीं आई है। आप जैसा उचित समझे वही फैसला कर दीजिए। मैं आप पर पूरा विश्वास करता हूँ। आप मेरे लिए भगवान जैसे हैं। जो भी निर्णय आप लेंगे वो मेरे भले के लिए ही होगा। अब आप ही मेरे जीवन में पिता की जगह रखते हैं। ठीक है बेटा, मेरी नजर में तुम्हारे लिए एक बेहद योग्य लड़की है। शादी के खर्च की चिंता मत करो, वो पूरी तरह मेरी जिम्मेदारी होगी। जब मैंने तुम्हें अपने बेटे जैसा दर्जा दिया है तो तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। जैसा आपको उचित लगे। अर्जुन सिंह का बेटा उनकी सारी बातें दरवाजे के पास खड़ा खड़ा सुन रहा होता है। राकेश के जाते ही आदित्य अर्जुन सिंह के पास आता है। पिताजी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? राकेश की शादी का सारा खर्च आप क्यों उठाएंगे? याद रखिए, वो हमारा नौकर है। नौकर से इतना लगाव ठीक नहीं है। इससे वो सर ओछा कर सकता है। अब आप उसकी शादी पर पैसा खर्च करेंगे तो उसे आदत लग जाएगी। बचपन से लेकर आज तक वो हमारे पैसों पर पला बड़ा है और अब आप उसकी शादी भी करवा रहे हैं। क्या उसने आपसे ठेका ले रखा है? आदित्य, जरा सोच समझकर बोलो। रमेश सिर्फ नौकर नहीं है, वो मेरे लिए बेटे से कम नहीं। उसकी परवरिश मेरी आंखों के सामने हुई है। ये जमीन जायदाद मेरी मेहनत से खड़ी हुई है और इसका क्या करना है उसका फैसला भी मैं ही करूंगा। तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। याद रखो, मैं सिर्फ तुम्हारा पिता नहीं, इस घर का मालिक भी हूं। पिताजी, आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। मैं आपका खून हूं, आपका असली बेटा, और आप मेरी बराबरी इस भिखारी राकेश से कर रहे हैं। इसकी औकात ही क्या है मेरे सामने? इसकी मासूम शक्ल पर मत जाइए। ऐसे गरीब लोग हमेशा मासूमियत का दिखावा करते हैं। वक्त आने पर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अपना कौन है और पराया कौन। पराया कौन? अपना और पराया मुझे मत सिखाओ अशोक। मुझे अच्छी तरह पता है कौन अपना है और कौन नहीं। जब मैं बुरी तरह बीमार पड़ा था तब तुम्हारा अपनापन कहाँ गया था? उस समय राकेश ने दिन रात मेरी सेवा की और आज मैं जिंदा हूं तो उसी की वजह से। तुमने तो मेरी खबर तक नहीं ली, अपने नशे में डूबे रहते थे। क्या मैं गलत कह रहा हूं? अब यहां आके मुझे अपना पराया मत समझाओ, जाओ। यहां से ऐसा लगता है जैसे उसने आपके विचार बदल दिए हों, इसलिए आप अपने बेटे की नौकर का पक्ष ले रहे हैं। और आपकी उम्र भी अब इतनी हो गई है कि समझदारी से काम लेना चाहिए। अभी आप सभी हिसाब किताब मुझे सौंपे, वरना इसी तरह पैसा व्यर्थ हो जाएगा और मेरे हिस्से का कुछ भी नहीं बचेगा। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। अपना हिसाब किताब मुझसे मांगना और मुझे बदनाम करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैंने ये पैसा अपनी मेहनत और इज्जत से कमाया है और मैं इसे मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा। अगर तुम सच में हिसाब चाहते हो तो पहले खुद इस काबिल बनो। काश तुम्हारी जगह भगवान मुझे राकेश जैसा पुत्र देते। गुस्से में आदित्य बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। करीब राकेश के साथ कुछ करना पड़ेगा। ये छोटा नौकर मेरी जगह लेने की कोशिश कर रहा है और जब अपना बेटा ही फेल हो रहा है तो क्या करे? मेरे पिता होकर वो उस नौकर की तरफदारी कर रहे हैं। ये अपमान मैं कभी नहीं भूलूंगा। सही मौका आएगा तो दोनों को सबक सिखाऊंगा।
अर्जुन सिंह ने राकेश की शादी करवा दी। अब राकेश की जिंदगी पहले से भी बेहतर और आसान हो गई। रेखा, सच कहूं तो तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी बहुत आसान और खुशहाल हो गई है। पहले मैं हर काम खुद ही करता था, खाना बनाना, कपड़े धोना, घर संभालना। अब तुम सब संभालती हो, और तुम्हारे होने से मेरा अकेलापन भी दूर हो गया। मेरे माता पिता तो बचपन में ही चले गए थे, लेकिन मालिक ने मुझे पाला और हमेशा मदद की। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैं उनका एहसान कभी नहीं चुका सकता। आज तुम मेरे साथ हो, ये सब उन्हीं की वजह से है। मालिक मेरे लिए भगवान जैसा है, इसे हमेशा याद रखना और इनका सम्मान हमेशा रखना। हाँ, सच में मालिक जी बहुत ही नेक दिल और मददगार इंसान हैं। कुछ समय ऐसे ही गुजरता रहा। फिर एक दिन पिताजी, मुझे 5,000 रुपए चाहिए। तुम इतने पैसे लेकर क्या करने वाले हो? कारण बताना मुश्किल है, बस मुझे पैसे चाहिए। मुझे अब समझ आ गया है कि तुम्हें पैसे सिर्फ नशे और जुए के लिए चाहिए, क्योंकि यही तुम्हारी पुरानी आदत रही है। आदित्य, अब भी मौका है बदलने का। इन बुरी लतों को छोड़ दो, वरना इसका अंजाम सिर्फ बर्बादी होगा। मैं आपसे ज्ञान नहीं मांग रहा, मुझे सिर्फ पैसे चाहिए। आखिर ये पैसे मेरे हैं, मैं ही तय करूंगा कि कहाँ खर्च करना है। आप अपनी सलाह अपने पास रखिए और बस पैसे दे दीजिए। अरे, अपने पिता से ऐसे बोलने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? तुम्हें तमीज की कोई सीख नहीं रही। दिन ब दिन तुम सिर्फ बदतमीज होते जा रहे हो। अगर पैसों की मांग किसी नेक काम के लिए होती तो मैं देता भी, लेकिन अब नहीं। अब मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, इसे तुम जुए और नशे में उड़ाने के लिए नहीं मिला। मेरी नजरों के सामने से हट जाओ, क्योंकि अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक भी पैसा नहीं बचा। मेरे लिए तो पैसे नहीं है, और इस गरीब की शादी पर तुमने इतने पैसे खर्च कर दिए। ये बिल्कुल सही नहीं है। एक बार और सोचो, वरना परेशानी हो जाएगी। तू अपने बाप को धमकी दे रहा है, जबकि तुमने आज तक अपने लिए एक पैसा भी कमाया नहीं। मैंने तुम्हारे बचपन से लेकर आज तक तुम्हें हर चीज दी, प्यार और लाड प्यार से तुम्हें पाला। शायद यही मेरी गलती थी, जिसकी सजा मुझे अब भुगतनी पड़ रही है। अब यहां से निकलो। विक्रम गुस्से में चला गया। थोड़ी देर बाद राकेश अपने सेठ के पास आता है। सेठ जी, आप बहुत चिंता में लग रहे हैं, क्या हुआ? बेटा, आदित्य ने मेरी बहुत परेशानी बढ़ा दी है। हर दिन उसका बर्ताव और बिगड़ता जा रहा है। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है, क्योंकि अब वो सही और गलत में फर्क करना भूल गया है। सच कहूं तो समझ नहीं आता इस लड़के का क्या होगा। नहीं राकेश, तुम समझते नहीं। मामला मेरे हाथ से निकल गया है। वो बातों से नहीं माना करता। मुझे इसके लिए कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। आदित्य के मन में राकेश के लिए जलन होने लगती है कि उसका पिता अपने बेटे को छोड़कर इस राकेश की सेवा में लगा रहता है। मैं भी देख रहा हूं, ऐसे मुझे किसी हाल में चाहिए। चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगले दिन सुबह अर्जुन सिंह की तिजोरी में से 10,000 रुपए की चोरी हो जाती है। अर्जुन सिंह सबसे पूछताछ करता है, पर पैसों का कोई पता नहीं चलता। छोटे सेठ जी की तिजोरी से पैसे गायब हो गए हैं और चोरी करने वाले का कोई सुराग नहीं मिला। आखिर ये पैसे किसने निकाले होंगे? तो यही बात है, और चोरी किसने की होगी? दिनान रमेश ही पैसे निकाल सकता है। तुम ये क्या कह रहे हो आदित्य? मैं राकेश पर विश्वास करता हूं, वो कभी ऐसा काम नहीं करेगा। हमने उस पर भरोसा करके गलती कर दी। वो आपके भरोसे के लायक नहीं है। चोरी उसी ने की है। पैसे से ही उसकी नज़र हमारे पैसों पर थी। आप उस पर इतना भरोसा करते थे और तिजोरी की चाबी भी देते थे। अब पता चला दिन रात वही आपके पीछे पीछे घूम रहा था। तभी वहां पर राकेश आ जाता है। सेठ जी, ये मैं क्या सुन रहा हूं? आपकी तिजोरी में से पैसों की चोरी किसने की? अरे वाह! इतनी बड़ी चोरी करने के बाद तुम यहाँ खड़े होकर पूछ रहे हो कि क्या हुआ? तुम्हारी ये हिम्मत और बेशर्मी देखकर मुझे गुस्सा नहीं बल्कि घिन आ रही है। जिस छत के नीचे पले बड़े, उसे ही तुमने धोखा दे दिया। क्या चोरी सेठ जी? मेरे कानों को यकीन नहीं हो रहा। छोटे मालिक, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? ये इल्जाम तो मेरी रूह को कंपा रहा है। मैंने जिंदगी भर आपकी सेवा की है और आप जानते हैं कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। ये झूठ है मालिक, सरासर झूठ। बस अब ये मासूमियत का नाटक बंद करो। चोरी तुमने ही की है और मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, वो पैसे कहाँ हैं, वरना अब भी इसी वक्त मैं लात मारकर इस घर से बाहर फेंक दूंगा।
तुम जैसे मक्कार और एहसान फरामोश लोगों की रग रग से वाकिफ हूं मैं। पहले चिकनी चुपड़ी बातें करके भरोसा जीतते हो और मौका मिलते ही हाथ साफ करके निकल लेते हो। मेरे पिताजी ने तुम पर जो एहसान किए उसका यही घिनौना सिला दिया तुमने। ये सुनकर राकेश को बहुत दुख होता है। बस आदित्य, मैं तुम्हें साफ बता रहा हूं, राकेश के खिलाफ अब एक भी अपमानजनक शब्द मेरे कानों में नहीं पड़ना चाहिए। मैंने उसे सालों से परखा है। वो गरीब हो सकता है, लेकिन उसकी ईमानदारी किसी दौलत से खरीदी नहीं जा सकती। वो तुमसे बहुत ज्यादा नेक है। तुम्हें राकेश पर इस तरह उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है। आइंदा ऐसा हुआ तो ये ठीक नहीं होगा। आप होश में हैं? चोर नौकर के लिए अपने खुद के बेटे को गलत ठहरा रही हैं। ये गोपाल सिर्फ एक मक्कार है जिसने आपको अंधा बना दिया है। आप सच्चाई को नजरअंदाज कर रही हैं। पिताजी, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो चुनौती स्वीकार कीजिए। मैं कहता हूं तुरंत इसके घर की तलाशी लीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आदित्य, अपनी हद में रहो। अगर एक भी शब्द और कहा तो मेरा हाथ उठ जाएगा। मैं तुम्हारी चाल अच्छी तरह से समझता हूं। तुम गोपाल पर छूटा दोष मरकर हमें अलग करना चाहते हो। सच कहूं तो चोरी उसने नहीं की। मुझे तो अब ये यकीन हो रहा है कि पैसे ना मिलने पर तुम खुद ही अपने घर के चोर बन बैठे हो। आपका बेटा मैं हूं और आप मुझ पर यह इल्जाम लगा रहे हैं। आपको उस नौकर की बात सच लग रही है, पर अपने खून पर आपको जरा भी भरोसा नहीं है। मैं ये बात सबके सामने दोहराता हूं, मुझे तुम पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। तुम यहीं खड़े रहो, सबसे पहले तुम्हारे कमरे की तलाशी होगी। ठीक है, अगर आपको मुझ पर इतना ही विश्वास है तो बेझिझक मेरे कमरे की तलाशी लीजिए। लेकिन सुनिए, मेरी शर्त यह है कि जैसे ही मेरे कमरे से कुछ नहीं मिलेगा, आप तुरंत गोपाल के घर की भी तलाशी लेंगे। तभी ये मामला पूरी तरह से साखपुरू हो पाएगा। पूरी तलाशी ले ली गई। विक्रम का कमरा कोना कोना छान मारा गया, मगर लाख कोशिशों के बाद भी वो पैसे वहां नहीं मिले। अब भी यकीन नहीं आया? मैंने कहा था ना, यहां कुछ नहीं मिलेगा। अब तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि चोर कोई और नहीं बल्कि गोपाल है। अब एक ही काम बचा है, उसके ठिकाने को तुरंत खंगालो, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। छोटे सेठ जी एकदम सही कह रहे हैं। अब समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। चलिए अभी राकेश के घर की तलाशी लेते हैं, तभी सारा शक दूर होगा। और तलाशी पूरी होते ही राकेश का झूठ सबके सामने आ गया। चोरी की पूरी रकम उसके घर से बरामद कर ली गई। आदित्य बेकसूर था। देखिए सेठ जी, राकेश के पिलन के नीचे कपड़े के बीचों बीच रखे थे। ये पैसे? राकेश को तो जैसे गहरा सदमा लगा। उसकी आंखें फटी रह गईं। वो खुद से पूछ रहा था, ये पैसे मेरे घर में कहां से आए? देखा आपने पिताजी, अब तो आपकी आंखें खुली। मैं शुरू से चीख रहा था कि मैं निर्दोष हूं और राकेश ही चोर है। आपने एक नौकर के लिए अपने बेटे पर शक किया। आज आपको समझ आया कि आपका अपना कौन है और पराया कौन। प्रताप सिन्हा को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ। वो अपमान और अफसोस से इतना भर गए कि चुपचाप बस अपने बेटे की तरफ देखते रहे, बिना कुछ बोले। ये नहीं हो सकता सेठ जी, ये किसी की साजिश है। मैं इस घर की ईमानदारी से सेवा करता आया हूं। मैं चोरी जैसा घिनौना काम कभी नहीं कर सकता। कृपा करके मेरी बात सुनिए। बस बहुत हो गया धोखेबाज। आज तुम्हारी वजह से पिताजी का सर झुक गया है। वो तुम पर हम सबसे ज्यादा विश्वास करते थे और तुमने उनका दिल छलनी कर दिया है। झूठ बोलने की हिम्मत मत करना। सबूत सबके सामने है कि तुमने चोरी की है। पिताजी, अब कोई बात नहीं। इस एहसान फरामोश को पुलिस के हवाले कर दीजिए। नहीं सेठ जी, मेरी बात पर यकीन कीजिए। मैंने चोरी नहीं की है। आप तो मेरे लिए भगवान के जैसे हैं। मैं अपने भगवान के घर में पाप नहीं कर सकता। आप ऐसे चुप मत रहिए सेठ जी, कुछ तो बोलिए, मेरी सफाई सुनिए। बेटे के सामने शर्मिंदगी से अर्जुन सिंह ही आवाज ही चली गई। बस अब कोई दिया नहीं। पिताजी, ऐसे धोखेबाजों को किताई नहीं छोड़ना चाहिए। आप चुप क्यों हैं? मैं अभी पुलिस को फोन करता हूं। जो हुआ है उसकी सजा उसे मिलनी ही चाहिए। विक्रम, इस घर में क्या होगा ये मैं तय करूंगा। तुम पुलिस को फोन नहीं करोगे। बिना एक भी शब्द कहे मेरे साथ यहां से चलो। ऐसे चुपचाप मत जाइए, मेरी तरफ देखिए। आप अगर मुझसे रूठ कर चले गए तो मेरा भगवान भी मुझसे रूठ जाएगा। मैं नहीं सह पाऊंगा सेठ जी। मेरी तरफ देखिए और मुझसे बात कीजिए। राकेश गड़गड़ाता रहा, माफी मांगता रहा। उसके आंसू जमीन पर गिर रहे थे, लेकिन उसकी पीड़ा किसी को नहीं दिखी। सबने उससे मुंह फेर लिया।
अर्जुन सिंह ने एक गहरी आह भरी और अकेलेपन में उस जगह को छोड़ दिया। आज सब कुछ खत्म हो गया कमला। मैंने अपने सेठ जी को कितना गहरा जख्म दिया है। वो तो मुझ पर अपने बेटे से भी ज्यादा भरोसा करते थे। सोच भी नहीं सकता कि इस समय वो किस हाल में होंगे। उनका पूरा विश्वास टूट चुका होगा। मैं उनकी नज़र में गिर गया हूँ। आपकी कोई गलती नहीं है। ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि आपको फंसाया गया है। ये पैसे अचानक आपके घर में कहाँ से आ गए? ये जरूर किसी का गहरा षड्यंत्र है। हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। हमें उस असली अपराधी को ढूंढना होगा जिसने ये सब किया है। मुझे परवाह नहीं रेखा, कौन फंसा रहा है कौन नहीं, मुझे कुछ नहीं जानना। इस वक्त मेरी सारी चिंता सिर्फ मेरे सेठ जी के लिए है। सोचो उनका विश्वास कैसे टूटा होगा। वहां अंदर से कितना टूट गए होंगे। मुझे कैसे भी करके उनसे मिलना है। मुझे उनसे बात करनी ही होगी। देखो, अभी वहां जाना सही नहीं है। आपने खुद देखा, किसी ने आपकी बात गंभीरता से नहीं ली। कोई भी आप पर विश्वास करने को तैयार नहीं, यहाँ तक कि सेठ जी भी नहीं। वो तो बिना कोई शब्द कहे बस चुपचाप चले गए। नहीं, इसमें सेठ जी की कोई गलती नहीं है रेखा। मैं उनकी पीड़ा को समझ सकता हूँ। सच्चाई ये है कि चोरी मैंने नहीं की, लेकिन सबूत मेरे खिलाफ है। वहाँ पैसे सबके सामने मेरे पास से मिले हैं। अब दुनिया के लिए मैं चोर हूँ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस प्रमाण से खुद को निर्दोष साबित करूं और सेठ जी को विश्वास दिलाऊं। अभी नहीं, इस सामने आपको किसी से भी बात नहीं करनी चाहिए। थोड़ा समय बीत जाने दीजिए, फिर हम सेठ जी से मिलकर बात करेंगे। रेखा की बात मानते ही रमेश ने फिलहाल के लिए चुप्पी साध ली। इसी दौरान ये अफवाह पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि उसके खास काम करने वाले नौकर ने अर्जुन सिंह के घर चोरी की है। अब गांव का हर शख्स रमेश को देखते ही खुसफुसाने और बातें बनाने लगा। अरे, तुम लोगों को पता चला? सुना है रमेश ने अपने सेठ के घर हाथ साफ किया है। सच में चोरी कर दी उसने? हाँ भाई, मैंने भी यही सुना। सच कहूं तो अब भलाई का कोई जमाना ही नहीं रहा। सोचो, सेठ ने बचपन से पाल पोस कर राकेश को बड़ा किया, उसे बेटे जैसा प्यार दिया, और बदले में राकेश ने उसी सेठ को धोखा दे दिया। ये तो अत्यंत शर्मनाक है। हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो। आजकल भलाई का जमाना सचमुच चला गया है। किसी के लिए कुछ भी अच्छा करो, बदले में धोखे के सिवा और कुछ नहीं मिलता। लोगों के ताने रमेश को बहुत तकलीफ दे रहे थे। वो अर्जुन सिंह को देखना चाहता था, लेकिन उस दिन से अर्जुन सिंह ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। इसलिए राकेश रोज अर्जुन सिंह के घर के बाहर आता और उनकी एक भी झलक पाने के लिए लंबे समय तक इंतजार करता। वक्त थमा हुआ लग रहा था और कुछ दिन इसी उदासी में बीत गए। घर का राशन लगभग खत्म हो चुका है। आज का खाना ही बन पाएगा। आप अपने मालिक की उम्मीद में और कितने दिन बैठेंगे? मुझे नहीं लगता कि वो अब आपको काम पर वापस बुलाएंगे। कृपा करके कोई दूसरा काम तलाश कीजिए, नहीं तो हमारा गुजारा कैसे होगा? भूखे रहने की नौबत आ जाएगी। अगर राशन खत्म हो गया था तो मुझे पहले से ही बता देना चाहिए था। तुमने ये बात छुपा कर क्यों रखी? मैं आपको कैसे बताती? आप तो दिन रात गहरी सोच में डूबे रहते हो ना। ठीक से खाते हैं ना सोते हैं। मेरी विनती है, इस बात को भूल जाइए। अब जिंदगी में आगे बढ़िए। इसके बाद राकेश काम की तलाश में गांव में निकल पड़ा और गांव के साहूकार के पास जाकर काम की बात की। साहूकार जी, मैं काम की तलाश में हूं और मुझे इसकी सख्त जरूरत है। घर के हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। क्या आपके पास मेरे लिए कोई काम निकल सकता है? आपकी अति कृपा होगी। क्या तू काम ढूंढ रहा है? तू वही गोपाल है ना, अर्जुन सिंह का चोर? मुझे अपने पैसों से ज्यादा मेरा कारोबार है। माफ करना, मैं चोरों को काम नहीं देता। क्या गारंटी है कि तू कल को यहां कुछ नहीं चुराएगा? जा, अपना रास्ता नाप। साहूकार की बात सुनकर राकेश का दिल बैठ गया और वो चुपचाप वहां से निकल पड़ा। उसने हार नहीं मानी और रामचंद्र सेठ के पास जाकर काम के लिए पूछा। सौभाग्य से सेठ ने उसे काम देने के लिए हाँ कर दी। हाँ जरूर, तुम कल से ही काम शुरू कर देना। यहाँ इतना काम है कि मैं अकेला संभाल नहीं पा रहा हूँ। मुझे तो 3-4 मेहनती लोग चाहिए ही थे। आपका तहे दिल से शुक्रिया सेठ जी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी मदद है। मैं पक्का कल सुबह से ही काम पर आ जाऊंगा। इतने में ही सेठ की पत्नी वहां आ पहुंची। अरे, आप इसे क्यों रख रहे हैं? इसे काम पर रखने का सोचिए भी मत। आजकल किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या आप भूल गए इसने अर्जुन भाई के साथ क्या किया? जिस अर्जुन सिन्हा ने इसे बेटी की तरह रखा और हर तरह से मदद की, उसी के साथ इसने धोखा किया। यहाँ चोर हमारे यहाँ काम पर आया तो याद रखना, अंजाम अच्छा नहीं होगा। भगवान के लिए शांत हो जाओ। राकेश, मेरी बात सुनो।
मैं माफ़ी चाहता हूँ भाई। मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता। मैं तुम्हारे कारण अपने घर में झगड़ा नहीं चाहता। तुम कहीं और जाकर काम ढूंढ लो। दुखी होकर राकेश वहां से चला गया और एक पेड़ की डार्क में बैठ गया। कुछ देर बाद उसने अर्जुन सिंह किसी के साथ बात करते देखा। उम्मीद से भरकर उसने राकेश ने आवाज दी, पर अर्जुन सिंह ने जानबूझकर उसकी तरफ देखा तक नहीं और आगे बढ़ गए। ये गंभीर उपेक्षा राकेश को बहुत बुरी लगी। वो निराश होकर अपने घर चला आया। इस बीच कमला भी गांव की औरतों के कड़वे तानों से जूझ रही थी। जी, आप काम ढूंढने गए थे ना? काम नहीं मिला रेखा, मैं कल दोबारा जाऊंगा। तुम सब्जी क्यों नहीं लाई? सब्जी बहुत महंगी हो गई है जी। दाम सुनते ही हिम्मत टूट गई। मैंने सोचा फालतू खर्च क्यों करना, दाल चावल से ही काम चला लेते हैं। हमारे पास अब पैसा बहुत कम है। इसके बाद राकेश और रेखा चुपचाप बैठ गए। दोनों ही गांव वालों के ताने और अपनी पीड़ा एक दूसरे से छुपा रहे थे। एक दिन राकेश के घर पर एक आदमी आया। अरे राकेश, ओ राकेश, क्या घर पर हो? हाँ भाई, क्या हुआ, क्या बात है? अरे राकेश, रामचंद्र सेठ ने तुम्हें आज से ही काम पर बुलाया है, जल्दी चलो। राकेश और रेखा खुशी से झूम उठे। क्या सच में? ए भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया, मुझे आखिरकार काम मिल ही गया। राकेश उत्साह से सेठ रामचंद्र के पास काम पर लग गया। दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद सेठ रामचंद्र ने उसे उसी दिन उसकी अच्छी मजदूरी दे दी। ये लो भाई राकेश, तुम्हारी आज की मजदूरी। कल से समय पर काम पे आ जाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। आपको अंदाजा नहीं है, घर के हालात बहुत नाजुक थे। अगर आज मुझे काम न मिलता तो भूखे रहने की नौबत आ जाती। मैं अब चलता हूँ सेठ जी, कल ठीक वक्त पर आ जाऊंगा। राकेश तेज कदमों से घर पहुंचा। ये रही मेरी आज की कमाई। कमला, अब चिंता मत करना, सेठ जी ने तो काफी अच्छी मजदूरी दी है। सेठ जी वास्तव में बहुत दयालु हैं। मुझे लगता है उन्होंने मेरी मजबूरी देखकर औरों से कहीं ज्यादा पैसे दिए होंगे। इधर सेठ रामचंद्र अर्जुन सिंह से मिलने जाता है। सुनो, तुम्हारा काम हो गया। जैसा तुमने कहा, मैंने उसे काम पर रख भी लिया और उसे ज्यादा मजदूरी भी दे दी। तुम मेरे पुराने और अच्छे मित्र हो, इसलिए मैंने तुम्हारी बात टाल नहीं सका। तुम्हारे कहने पर तो मेरी पत्नी भी मान गई। कुछ दिन बाद आदित्य अपने नौकर को कह रहा होता है, राकेश को तो उस सेठ का आसरा मिल ही गया है। ठीक है, वही पुरानी चाल दोबारा चलते हैं। जैसे बाप के कमरे से निकालकर तुमने रमेश के कमरे में पैसे रख दिए थे, वैसे ही अब सेठानी का हार चुराओ और फौरन रमेश के घर पहुंचा दो। अब देखता हूं उससे कौन काम देता है। मैं उस राकेश को भूखा और बेबस देखना चाहता हूं। उसे अगर सड़क पर ना ले आया तो मेरा नाम आदित्य नहीं। प्रताप सिंह ये सारी बातें सुन लेता है। अगले दिन ये सब सुनकर वो हिलकर रह जाता है। उसे गहरा सदमा पहुंचता है और राकेश के लिए उसके दिल में मजीद बेचैनी भर जाती है। गुस्से से आग बगूला होकर वो सीधा आदित्य के कमरे में घुस गया और चिल्लाया। अगले दिन ये सब सुनकर वो हिलकर रह गया। अच्छा, तो ये है तुम्हारी असलियत? इतनी गिरी हुई हरकत, शर्म नहीं आती तुम्हें? राकेश ने तुम्हारा आखिर क्या बिगाड़ा था जो तुम उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हो? मुझे लगा था कि तुम संभल गए हो, मगर तुमने अपने ही घर में चोरी करके राकेश को फंसाया। तुम्हें अंदाजा भी है उसे कितनी तकलीफ हुई। तुम तो उसके लिए पुलिस तक बुलाने वाले थे। अब पुलिस मैं बुलाऊंगा, मैं, और पूरे गांव को तुम्हारा चेहरा दिखाऊंगा। कल सबके सामने तुम्हारा फैसला होगा। उसने पूरे गांव वालों को जमा किया और आदित्य की पूरी सच्चाई सबके सामने रख दी। उसने सबसे माफी मांगी और राकेश के साथ होने वाली नाइंसाफी के बदले में अपनी 20 एकड़ जमीन उसे दे दी, ताकि राकेश इज्जत और आज़ादी से जिंदगी गुजार सके। राकेश को इंसाफ मिलते देखकर आदित्य का नौकर भी डर के मारे सारी सच्चाई उगल देता है। पुलिस आते ही अशोक और उसका नौकर दोनों गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। यूं सच्चाई की जीत होती है और बेकसूर राकेश को उसका हक मिल जाता है।